सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और क्यों पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं बार बार? जैसे मान लीजिए आपका कोई न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल का केवल अंक चेंज कर देता है, गिनती चेंज कर देता है, बट फार्मूला वही लगता है, ठीक है। फार्मूला सेम लगेगा बट गिनती चेंज कर देगा, ऑप्शन चेंज कर देगा और उसके बाद सवाल आपको दे देगा, ठीक है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो सबसे पहले देखो, आपने मात्रक एवं बीमा तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। मात्रक एवं बीमा पहला ही लेशन है आपका, तो उससे ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनर को बहुत ही पसंद आता है, त्रुटि से क्वेश्चन, ठीक है। तो त्रुटि का क्वेश्चन ये है, मैं आप लोगों को यहां पर ये क्वेश्चंस कराऊंगा प्लस एक क्वेश्चंस और कराऊंगा जो कि आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, देखो पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। यदि किसी मात्रक की त्रुटि 2% है, मतलब कोई मात्रक है जिसकी त्रुटि क्या है, 2% है, अगर उसका वर्ग की त्रुटि कितना होगा। मतलब कोई मात्रक है, मान लीजिए ए का मान क्या है, ए का मान 2%, उसमें क्या आया, 2% की त्रुटि आया। बट वो क्या कह रहा है, उसके वर्ग की त्रुटि कितना होगा। तो त्रुटि निकालने के लिए आपको कुछ सिंपल नहीं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या का घात है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 है या n है, ठीक है। क्या है, n है। अब इसमें मान लीजिए n% त्रुटि है, m% क्या है, त्रुटि है, ठीक है। a की पावर n है और क्या है, a का कितना प्रतिशत त्रुटि है, m% त्रुटि है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, जो ये n है ना, ये n यहां पर आ जाएगा और ये जो m है m से गुना हो जाएगा, ठीक है। n आगे आकर m से गुना हो जाएगा, उतना प्रतिशत आपकी त्रुटि होगी, ठीक है। जितना घात होगा वो आगे आ जाएगा और जो त्रुटि, आपका त्रुटि का मान जो दिया गया है उसी मान से गुणा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर m और n, जो त्रुटि होगी mn% होगी, क्या होगी, mn% होगी। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, वर्ग का निकालना है तो ए स्क्वायर का निकालना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर में 2 आगे आ गया, ए का मान आपको कितना दिया गया है, 2% दिया गया है। तो यहाँ पर 2% से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, तो 4% त्रुटि हो जाएगी। कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी, 4% की त्रुटि हो जाएगी। और इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर के पूछता है, ठीक है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। यह भी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, दो समान परिमाण के सदिशों का परिणामी शून्य कब होगा। कब होगा बताओ, दो सदिशों का परिणामी शून्य कब होगा। सबसे पहले बताओ, दो सदिशों का परिणामी शून्य कब होगा। या वो समान दिशा में होगा, या विपरीत दिशा में होगा, या 90 अंश पर होगा, या 60 अंश पर होगा। बताओ बताओ। जैसे देखो, मान लीजिए कोई समान है, समान परमाणु, ठीक है। समान परमाणु मतलब अगर इधर 10 न्यूटन बल लग रहा है, ठीक है, तो इधर भी 10 न्यूटन का बल लगेगा, तभी तो आपका क्या होगा, परिणामी शून्य होगा। इधर भी 10 न्यूटन का बल लगेगा, तभी तो परिणामी शून्य होगा। अब ये बताओ, एक इस तरफ खींच रहा है और एक इस तरफ खींच रहा है, ये पॉइंट ये बन गया, ठीक है। क्या हुआ, एक पॉइंट ये बन गया, तब आपका परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। परिणामी शून्य होगा, परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तभी शून्य होगा, मतलब जब दो विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में खिंचाव कर रहे हो, ठीक है, दो विपरीत दिशा में खिंचाव कर रहे हो, तब परिणामी शून्य होगा। या कि तो एक पॉइंट और हो सकता है, मान लीजिए कोई बॉक्स रखा है, ठीक है, कोई बॉक्स रखा है और ये इस तरफ से धकेल रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन का बल लगाकर, और ये इस तरफ से धकेल रहा है 10 न्यूटन का बल लगाकर। मतलब दो विपरीत दिशा में अगर बल लगेगा, अगर दो विपरीत दिशा में बल लगेगा, तभी परिणामी शून्य आएगा। तभी इसका मान क्या आएगा, ये आगे ना बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा, परिणामी शून्य आ जाएगा। मतलब विपरीत दिशा में ही लगेगा, तभी आपका आंसर शून्य आएगा, परिणामी शून्य आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विपरीत दिशा में, ठीक है। समझ में आया? विपरीत दिशा में सभी बच्चों को समझ में आया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ सभी बच्चे। क्या कह रहा है, यदि वेग का समय ग्राफ सीधा रखें, ठीक है, तो त्वरण क्या होगा। मान लीजिए वेग का समय ग्राफ, ठीक है, क्या होगा, वेग का समय ग्राफ
ऐसे है, देखो वेग, ये रहा वेग, ठीक है, और ये रहा समय, ठीक है, क्या रहा, ये रहा समय। अगर इसका ग्राफ क्या रखें, सीधा रखें, ऐसे रखें, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण स्थिर होगा। यहां पर भी वही पॉइंट में होगा, यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा त्वरण, यहां पर भी वही होगा त्वरण। तो त्वरण क्या होगा, स्थिर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया। हाँ, एक पॉइंट, दो पॉइंट, बहुत सारे बच्चे दो पॉइंट इसमें वेग समय ग्राफ में बहुत सारे बच्चे ना फंस जाते हैं, उसको भी मैं यहां पर बता दे रहा हूं। देखो इसे ध्यान से समझना, मैं दो चित्र दिखा रहा हूं। पहला चित्र यहां पर देखो, ये रहा वेग, ठीक है, वी से प्रदर्शित कर देंगे इसे, यहां पर बी हो जाएगा और यहां पर टी हो जाएगा। अगर कोई भी इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार रेखा है, तब यहां पर क्या होगा, त्वरण क्या होगा, स्थिर होगा। इस प्रकार रेखा है तो त्वरण यहां पर स्थिर होगा। बट मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं, उस पॉइंट को ध्यान से समझना। देखो कुछ इस प्रकार पॉइंट है, ये वेग है और ये समय टी है, ठीक है। अब यहां पर आपको इसको बताना है, अगर ये इस प्रकार रहे तो बताओ, तब यहां पर क्या होगा, अगर ये इस प्रकार सीधी रेखा में रहे, ठीक है, तब ये क्या होगा, बता दो सभी बच्चे, एक बार कमेंट करके बता दो क्या होगा। यहां पर क्या होगा, त्वरण स्थिर होगा, क्या होगा, त्वरण स्थिर होगा यहां पर, ठीक है, और यहां पर त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, त्वरण जीरो होगा, क्योंकि इसमें ना वेग नहीं बदल रहा है। यहां पर अगर वी वेग है तो ये अंतिम वेग भी वी वेग हो जाएगा, और अगर अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। और जब वेग में परिवर्तन जीरो आ गया, अगर वेग में परिवर्तन अगर जीरो आ गया तो त्वरण ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। दो ग्राफ समझ लेना, इसी दो ग्राफ में बच्चे फंस जाते हैं, और चार आपको ग्राफ से क्वेश्चंस पूछते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बता दो सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या कह रहा है, यदि शुद्ध बल शून्य है, ठीक है, अगर शुद्ध बल शून्य है तो वस्तु की गति क्या होगी। अगर बल शून्य है तो वस्तु की गति क्या होगी, वस्तु की गति क्या होगी, सभी बच्चे बता दो, वस्तु की गति क्या होगी, समान वेग से चल रही होगी, ठीक है, बल शून्य है तो समान वेग से चल रही होगी, ठीक है। कैसे शून्य हो जाएगा, आओ मैं आपको बताता हूं। देखो F बराबर आपने पढ़ा है ma, ठीक है। अगर ये बताओ वो अगर समान वेग से रहेगा तो समान वेग मतलब उसका अंतिम वेग भी और प्रारंभिक वेग भी v होगा, और अगर v माइनस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आपने ये चीज तो देखा ही है, त्वरण में क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर इसका दर निकाल लेंगे, यहां से t से भाग दे देंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर a का मान जीरो आया तो बल का मान जीरो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर a का मान जीरो आ गया तो बल का मान ऑटोमेटिक जीरो होगा कि नहीं, आपको दिख रहा है सूत्र। और अगर a का मान जीरो है तो यहां पर क्या क्या नियम लागू होगा, यहां पर नियम लागू होगा कि उसका वेग समान होगा, ठीक है, हर समय पर उसका वेग समान ही होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर समय पर उसका वेग समान चाल से चलेगी, ठीक है, समझ में आया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी बच्चे। क्या कह रहा है, बल आघूर्ण का परिणाम किस पर निर्भर करता है, केवल बल पर या केवल दूरी पर, या बल, दूरी तथा उनके बीच के कोण पर। ये क्या होता है बताओ, बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बराबर क्या होता है, एफ, और क्या होता है, अभिलंबवत दूरी आर, और साइन थीटा। क्या होता है, और साइन थीटा। इन तीन चीजों पर निर्भर करता है, पहले बल पर निर्भर करेगा, ठीक है, समझ में आया। अभिलंबवत दूरी मतलब उसके दूरी पर भी निर्भर करता है, अभिलंबवत मतलब दिशा पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। और उसके बाद थीटा, थीटा पर भी निर्भर करता है, मतलब बल, ठीक है, बल, दूरी और कोण पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। अब मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस सूत्र से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। क्या होता है, आपके एग्जाम में इस सूत्र से न्यूमेरिकल आते हैं, तो इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ, लेकिन इस क्वेश्चंस का जवाब बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देता हूं। जो आपको ये पीडीएफ है ना, पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलने वाला है। ठीक है, पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा, पॉलिटेक्निक सफर ऐप पर मिलेगा। तो वहां से जाकर आप लोग पॉलिटेक्निक सफर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आसानी से आपको फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में मिल जाएगा ये पीडीएफ। ठीक है, और हाँ, जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा है ना, वो बच्चे एक बार वीडियोस को लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, ताकि हम आप लोगों के साथ जुड़े और अच्छा खासा आपको एजुकेशन दें। और एजुकेशन में आपको अच्छा ही देता हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं खुद रैंकर हूं। ठीक है, मेरा खुद ऑल इंडिया रैंक 18 आया है। ठीक है, AIR 18 आया है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 18। तो अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है, मुझसे पढ़ना है, कोई अगर रैंक लाकर दिखा दे, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, वो रैंक लाए हैं, दिखा दें वो, मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि 18 रैंक आया है। और मैं यूपी के सबसे टॉप कॉलेज से पढ़ा हूं, लखनऊ से। ठीक है, GPL। ठीक है, GPL आप समझ लेना, यहाँ पर देख लेना, सर्च कर लेना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ सबसे टॉप कॉलेज है यूपी का। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर बताओ क्या कह रहा है। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश है तो किया गया कार्य, देखो सिंपल, W बराबर क्या हो जाएगा, FS cos थीटा। ठीक है, W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा। अब यहां पर देखो F का मान कितना दिया गया है, F वैसे ही रहेगा, S वैसे ही रहेगा, और cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। cos 90 अंश का मान 0, तो सब जगह 0, तो मतलब W बराबर 0 जूल, मतलब कार्य नहीं होगा। ठीक है, अगर बल और विस्थापन के बीच की दूरी क्या हो, बीच का कोण क्या हो, 90 अंश हो, तो उसमें कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा V वाला ऑप्शन। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और आप लोग सीख लो, अधिकतम कब होगा, अधिकतम जब cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान 1 होगा। और कब cos थीटा का मान 1 होगा, जब थीटा का मान 0 होगा। कब होगा, जब थीटा का मान 0 होगा, तब cos थीटा का मान 1 होगा। ठीक है, और न्यूनतम कब होगा, न्यूनतम, ठीक है बताओ, ऋणात्मक कब होगा, ये बता दो, ऋणात्मक कब होगा, सबसे पहले कमेंट करके बताओ, ऋणात्मक कब होगा। ऋणात्मक होगा जब थीटा का मान 180 अंश होगा। कितना अंश होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, तब आपका ऋणात्मक आएगा। ओके, समझ में आया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कह रहा है, दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल के किसी प्रकार निर्भर करता है, बताओ किस प्रकार निर्भर करता है। अगर दो गुरुत्वाकर्षण बल हैं, उनके बीच के बल जो दूरी के किस प्रकार निर्भर करते हैं, दूरी के बताना है। ठीक है, तो चलिए गुरुत्वाकर्षण का सूत्र लिखता हूं, देखो F बराबर क्या होगा, G(m1 m2 अपान में r²। ऐसा कोई सूत्र आपने पढ़ा है क्या, ऐसा कोई सूत्र आपने पढ़ा है क्या। तो F किसके होता है, प्रोपोर्शनल टू r² के, किसके, F r² के प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, किसके, F जो होगा R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो F होगा ना, वो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बता दो सभी बच्चे। क्या कह रहा है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, विस्थापित द्रव के भार के बराबर। जैसे मान लीजिए आप नदी में कूद गए, ठीक है, नदी में कूद गए, या नदी में किसी को बचाने के लिए कूद गए, ठीक है, या आप तैरने के लिए तैरना चाहते हैं, जो पानी के ऊपर तैरना चाहते हैं, तो जो आपका भार है ना, आपके जो शरीर का भार है ना, उसके बराबर, ठीक है, अगर उसके बराबर आप पानी को पीछे करते हो, पानी को धकेलते हो, ठीक है, उसके भार के बराबर ही आप पानी को धकेलते हो ना, तब आप ना नदी के बीचों बीच में रहोगे।
ना ऊपर रहोगे ना नीचे रहोगे, आपके ऊपर से भी पानी जाएगी और नीचे से भी पानी जाएगी। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर उसके भार के थोड़ा भी अधिक निकाल दिए, ठीक है, अगर अपना भार कितना है, मान लीजिए हम 50 kg के हैं, ठीक है, हम कितने केजी के हैं, 50 kg के हैं, ठीक है, 50 kg के, अगर हम 50 kg का पानी बाहर कर दें, पीछे कर दें, अपने शरीर से निकाल दें, ठीक है, 50 kg पानी, ठीक है, तो क्या होगा, आप ना उसके बीचों बीच में रहोगे, नदी के बीचों बीच में रहोगे। बट अगर आपने 51 kg या 510 न्यूटन, ठीक है, कितना, 510 न्यूटन, ठीक है, आपने अगर निकाल दिया भार, 510 न्यूटन अगर आपने भार निकाल दिया, ठीक है, या 51 kg आपने पानी का भार निकाल दिया, तो आप ना सतह पर हो जाएंगे, उसके पानी के सतह पर हो जाएंगे, आप नाव की तरह तैरने लगेंगे। ठीक है, समझ में आया। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का एक बहुत अच्छा रूप है। ठीक है, आर्किमिडीज ने, जो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरे लोगों को तैरने के बारे में बताया। ठीक है, तो आप लोग देखो सोचने की क्षमता क्या थी उस बंदे की, कब थी सोचने की क्षमता, आप लोगों को तैरने के बारे में बताया। ठीक है, समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापित द्रव के भार के बराबर, मतलब विस्थापित पानी जो है उसके भार के बराबर अगर आप निकाल देते हो तो क्या हो जाता है, वो उत्प्लावन बल के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलो अगला, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, तरंग की चाल किन राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तरंग की चाल किन राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। वो जो तरंग की चाल होगी, चाल बराबर क्या होता है, मैं आपको निकाल कर बताता हूं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, और ये बताओ एक अपान समय किसके बराबर होता है, दूरी क्या होता है, लेमडा। ठीक है, तरंगों के बीच की दूरी ना, गर्त और वर्ग के बीच की दूरी। ठीक है, लेमडा हो गया। और 1/t का मान क्या होता है, 1/t बराबर क्या होता है बताओ, 1/t बराबर म्यू होता है। क्या होता है, 1/t बराबर म्यू, तो लेमडा म्यू। ठीक है, और v बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा गुणे म्यू। ठीक है, मतलब आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, और आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ये क्वेश्चंस आपको समझ में आना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस सूत्र पर ना आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, केल्विन और सेल्सियस का तापमान के बीच क्या संबंध है। तो देखो मैंने आपको एक सूत्र बताया है, पूरा सूत्र बताया हूं मैंने, फ़ारेनहाइट को भी बताया हूं। देखो F-32, ठीक है, और अपान में 5, ठीक है, अपान में 5 नहीं 9, ठीक है, बराबर C माइनस नहीं अपान में 5। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा बताओ, उसके बाद होगा K-273 और अपान में 5। ठीक है, K-273 अपान में 5। तो देखो यहां से 5 और 5 को काट देंगे तो C बराबर क्या आ जाएगा, K-273। C बराबर क्या आ जाएगा, K-273 इज राइट आंसर। C बराबर K-273। तो यहां पर देखो तो K बराबर क्या आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा C+273। क्या हो जाएगा, C+273। तो K बराबर C+273, कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो, 11 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, किस पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा किन कारणों पर निर्भर करता है। मतलब कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है, उसके द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा किन कारणों पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमान पर करता है, या ताप के परिवर्तन पर करता है, या विशिष्ट ऊष्मा पर करता है, या उपरोक्त में सभी। देखो सबसे पहले उनके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, जो अवशोषित ऊष्मा होती है। जैसे आपने एक सूत्र, जैसे क्या सूत्र पढ़ा है आपने, Q बराबर mct। ठीक है, ठीक है, mct
ठीक है। तो देखो ये ऊष्मा है, इस पर भी करेगा, उसके विशिष्ट ऊष्मा पर भी करने वाला है, उसके बाद उसके ताप पर भी करने वाला है, ठीक है, उसके द्रव्यमान पर भी करने वाला है, इन तीनों पर करने वाला है आपकी अवशोषित ऊष्मा। ठीक है, क्या होगी आपकी अवशोषित, क्यू बराबर क्या होता है, एम आर टी या एम सी टी। ठीक है, ये सूत्र भी होता है, और सी क्या होता है यहाँ पर, विशिष्ट ऊष्मा होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा पर भी और ताप पर भी और आपके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। ठीक है, तो इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं आपको सूत्र बता रहा हूं तो उन सूत्र पर निर्भर करता है, तो सूत्र की वजह से बता रहा हूं कि किन किन पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी किसके बराबर होती है। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब मतलब वस्तु की दूरी के आधा, या वस्तु की दूरी का दुगना, या वस्तु की दूरी के बराबर। मान लीजिए जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण ना बनाता है प्रतिबिंब ना, वो किसके होता है, वस्तु के दूरी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वस्तु के दूरी के बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, अपवर्तनांक किसके अनुपात का होता है, मतलब एन बराबर आपने यही सुना है, साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, साइन आई अपान साइन आर इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, साइन आई अपान साइन आर, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो। क्या कह रहा है, पतले लेंस का सूत्र किन राशियों के बीच संबंध बनाता है, बताओ। क्या किन राशियों, जैसे फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, या प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, इन तीनों पर बनाता है, मतलब फोकस दूरी एफ पर, ठीक है, और वस्तु की दूरी यू पर, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी बी पर। इन्हीं पर तो निर्भर करता है। जैसे देखो आपने क्या दिया, 1/f बराबर क्या होगा, 1/v माइनस 1/u। यही तो होता है सूत्र, यही तो होता है सूत्र। तो इसी सूत्र पर वो निर्भर करता है। देखिए देखो, एफ पर, बी पर और यू पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का तो जवाब बता ही दो, लेकिन मैं आपको उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और रही बात, आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो कि मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर ही फ्री में मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग मॉक टेस्ट जाकर फ्री में दे सकते हो, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हो। तो ऐप को अभी डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।